नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 133 के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन। चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमें पता चलेगा वो यह पता चलेगा कि सरकार, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन में क्या अंतर है। इतना ही नहीं, आगे जो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि पूरे विश्व भर में लोकतांत्रिक शासन का विकास कैसे हुआ और समय के बदलने के साथ साथ लोकतंत्र के चरित्र में क्या क्या बदलाव आए। इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि विकसित देशों और अल्पविकसित देशों में लोकतंत्र की प्रणालियों में क्या अंतर है, वहां पे कंपैरिजन किया जाएगा विकसित देशों का और अल्पविकसित देशों का। इसके अलावा लास्ट में इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो टॉपिक ये होगा कि अधिनायकवादी शासन से हम क्या समझते हैं, साथ साथ अधिनायकवादी शासन की विशेषताएं क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी है जो कि कुल मिलाकर हमें ये बताती है कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो वास्तव में शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि सरकार, राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक शासन। जब हम सरकार, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तीनों शब्द एक दूसरे से जो है संबंधित होंगे या तीनों शब्द का मतलब एक ही होगा। चाहे हम सरकार का मतलब बात करें, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें। कुछ लोग ये कहते हैं सरकार ही पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम ही गवर्नमेंट है, यानी कि तीनों शब्द एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। इन तीनों ही शब्दों में अंतर है। सरकार का मतलब अलग है, राजनीतिक व्यवस्था का मतलब अलग है, राजनीतिक शासन का मतलब अलग है। देखो, जब हम सरकार की बात करते हैं यानी कि गवर्नमेंट वर्ड का जब हम यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई देश के प्रति जिम्मेदारी जो ले रहा है वो सरकार है, देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में जो भागीदारी कर रहा है वो सरकार है। सरकार के कार्य हैं कानून बनाना, सरकार का काम है कानून लागू करना। जैसे यहाँ लिखा है सरकार का काम है कानून बनाना, सरकार का काम है कानून लागू करना, सरकार का काम है कानून की व्याख्या करना। इसके लिए सरकार के 3 अंग कार्य करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में सरकार के 3 अंग हैं। पहला अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो अगर हम सरकार शब्द की बात करें तो हम ये कहेंगे कि सरकार जो है वो राज्य रूपी संस्था को चलाती है, यानी कि जो हमारा देश रूपी संस्था है, देश रूपी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसे चला रही है कौन, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के जो प्रमुख काम होंगे वो कानून बनाना होगा, यानी कि विधायिका का कार्य होगा, कानूनों को लागू करना यानी कार्यपालिका का कार्य होगा, और कानून की व्याख्या करना यानी कि न्यायपालिका का कार्य होगा। तो इतनी ही चीज़ें सरकार के आसपास घूमती हैं। लेकिन जब आप राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हो, राजनीतिक शासन की बात करते हो, तो ये एक बड़े अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट का, जब हम गवर्नमेंट शब्द का यूज़ करते हैं, सरकार शब्द का यूज़ करते हैं, तो वो सीमित अर्थों में होता है, उसका व्यापक अर्थ नहीं है। उसका काम सिर्फ कानून बनाना, कानून की रक्षा करना, कानून की व्याख्या करना और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाना है। लेकिन जब हम राजनीतिक शासन की बात करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसमें सरकार के अंगों की भी बात करते हैं। मैंने अभी बताया आपको सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके साथ साथ हम राजनीतिक संस्थाओं की भी बात करते हैं। यानी कि जब आप राजनीतिक शासन की बात करते हो, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हो, तो ये बड़े स्तर में इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर इसमें हम सरकार के अंगों की बात करते हैं, राजनीतिक संस्थाओं की बात करते हैं, उनकी संरचना कैसी है, यानी कि उनकी बनावट कैसी है, उनके मूल्य क्या हैं, उनका प्रोसेस क्या है, ये तमाम चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इतना ही नहीं, हम इसमें राजनीतिक शासन में ये भी अध्ययन करते हैं कि सरकार का समाज के साथ क्या संबंध है, राजनीतिक शासनों की प्राथमिकताएं क्या हैं, कौन सी राजनीतिक शासन व्यवस्था अच्छी है और कौन सी बेकार है। ये तमाम चीज़ों का अध्ययन हम राजनीतिक शासन में कर रहे हैं। और यहाँ पर विस्तृत रूप से बताया भी गया है कि राजनीतिक शासन में हम बहुत सारी बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि राजनीतिक शासन में हम सबसे पहली बात पर ध्यान देते हैं कि शासन कौन करता है, शासन की भागीदारी में किन लोगों का योगदान है। क्या शासन की भागीदारी में केवल कुछ ही लोगों का योगदान है, एक विशिष्ट वर्ग का योगदान है, या सभी देशवासी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। यानी कि जब हम राजनीतिक शासन का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि शासन कौन कर रहा है। क्या राजनीतिक भागीदारी में केवल कुछ ही लोग यानी कि किसी एक विशेष वर्ग का रोल है क्या, या सभी लोग भागीदारी कर रहे हैं। जब हम राजनीतिक शासन को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जनता जो है वो सरकार की आज्ञा पालन किस प्रकार से कर रही है। क्या आदेश का पालन करवाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है, या जनता खुद अपनी आम सहमति से लॉ को फॉलो कर रही है, कानून व्यवस्था का पालन कर रही है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में हम इस चीज़ का भी अध्ययन कर रहे हैं कि अगर किसी देश की कानून व्यवस्था अच्छी है तो वो क्यों है, क्या वहाँ की जनता खुद कानून को फॉलो कर रही है, या वहाँ पर बल प्रयोग से लोगों के अंदर डर पैदा करके कानून का पालन करवाया जा रहा है।
इतना नहीं, राजनीतिक व्यवस्था में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किसी देश की राजनीतिक पद्धति सेंट्रलाइज्ड है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे कि कुछ देश ऐसे होते हैं, सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होगी। तो ये सब चीज़ें राजनीतिक व्यवस्था में अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में हम ये भी अध्ययन करते हैं कि सरकार अपनी शक्ति कैसे प्राप्त कर रही है। क्या सरकार को शक्ति खुली प्रतियोगिता से मिल रही है, यानी कि डेमोक्रेटिक वे में मिल रही है, जनता चुनाव के माध्यम से सरकार को जिता रही है, या सरकार ने खुद पावर को अपने अडॉप्ट कर रखा है और एक के बाद एक बिना चुनाव के ही ट्रांसफर हो रहा है। जैसे रूस की बात करें तो रूस में बिना चुनाव के ही सरकार चल रही है, चीन में बिना चुनाव के ही सरकार चल रही है, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार बन रही है। राजनीतिक व्यवस्था में हम ये भी अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति और राज्य के संबंध कैसे हैं। क्या सरकार अपने नागरिकों को अधिकार दे रही है और क्या नागरिक सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था में हम ये भी अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है। क्या वो पूंजीवाद है, यानी कि बाजार आधारित है, या गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। यानी कि हम इसमें ये भी देखते हैं कि किसी देश की जो इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का दबदबा ज़्यादा है या प्राइवेट सेक्टर का दबदबा ज़्यादा है। हम ये भी देखते हैं कि राजनीतिक पद्धति में कार्यप्रणाली की क्या सीमाएं हैं, उनका कार्यक्षेत्र क्या है, सरकार सीमित है या असीमित है। इतना ही नहीं, हम ये भी पढ़ते हैं कि राजनीतिक शासन के सुचारू रूप से चलाने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। जैसे किसी देश में राजनीतिक शासन, जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में राजनीतिक शासन चलाने में समस्या ये आ रही है कि भारत एक विभिन्नताओं भरा देश है, यहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। तो ऐसे में जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो उसके सामने सबसे पहली समस्या यही आती है कि वो सभी लोगों को कैसे रजामंद करे, क्योंकि जब भी किसी की भी गवर्नमेंट आएगी तो कुछ लोग तो उसके अपोजिशन में होंगे ही होंगे और वो उसका विरोध ही करेंगे। तो हम इसमें ये भी देखते हैं कि समस्याएं क्या आती हैं। हम ये भी देखते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा स्थायी रूप से काम कर सकता है। क्या मेजॉरिटी की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी होती है या फिर जो गठबंधन की सरकारें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो यानी कि जब आप राजनीतिक शासन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हो तो इतना ज़्यादा विस्तृत है कि उसमें ये सभी क्वेश्चन आते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर ढूंढा जाता है कि शासन कौन कर रहा है, जनता रूल को फॉलो कर रही है तो क्यों कर रही है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत है, सरकार अपनी पावर को कैसे प्राप्त कर रही है, व्यक्ति और राज्यों में क्या संबंध है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था कैसी है। इन तमाम प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक शासन में। लेकिन जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सरकार शब्द में सिर्फ और सिर्फ हम ये बात करते हैं कि कानून कौन बना रहा है, कानून कौन लागू कर रहा है, कानून की व्याख्या कौन कर रहा है। यानी कि सरकार सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाली एक भूमिका निभाती है बस। तो सरकार और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है आपका पहला कि सरकार और राजनीतिक व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप बताओगे सरकार का अर्थ सीमित होता है, ये सिर्फ एक संस्था को चलाने का कार्य करती है और वो संस्था राज्य रूपी या देश रूपी होती है, राष्ट्र रूपी होती है। सरकार के कार्य कानून बनाना, कानून की लागू करना, कानून की व्याख्या करना होता है, जबकि राजनीतिक शासन का अर्थ विस्तृत होता है। ये सरकार के सभी अंग, राजनीतिक संस्थाओं, उनका मूल्य, उनकी संरचनाएं, उनकी प्रक्रिया सबका अध्ययन करता है और फिर ये तमाम पॉइंट्स आप बनाकर लिखेंगे। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे बढ़ते हैं। आगे चैप्टर का अगला क्वेश्चन शुरू होता है कि राजनीतिक शासन के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। यानी कि जब हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं कि कहाँ पर डेमोक्रेसी यानी कहाँ पर लोकतंत्र है, कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, कहाँ पर सैनिक शासन है, कहाँ पर अधिनायकवाद है, कहाँ पर सर्वाधिकारवाद है, कहाँ पर तानाशाही है, तो आखिर हम ये वर्गीकरण करते ही क्यों हैं। आखिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सरकार के इतने सारे रूपों का अध्ययन करा ही क्यों जाता है। तो देखो, जब हम राजनीतिक शासन को वर्गीकरण करते हैं यानी कि अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो उसके पीछे जो हमारे फिलोसफर्स रहे हैं, चिंतक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, इनके 3 उद्देश्य रहे हैं। यानी कि राजनीतिक शासन को जो वर्गीकरण किया गया है, बंटवारा किया गया है, उसके पीछे 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि जब हम राजनीतिक शासन का वर्गीकरण करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई सरकार कैसी है और राजनीति कैसी है। यानी कि सरकार और राजनीति को समझने की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो आपसे कोई पूछे राजनीतिक शासनों का वर्गीकरण करा ही क्यों जाता है, तो राजनीतिक शासनों का वर्गीकरण करने के पीछे 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि सरकार और राजनीति को समझा जाता है। इसके साथ साथ दूसरा उद्देश्य यह है कि हमें यह पता चलता है कि कौन सी राजनीतिक प्रणाली अच्छी है, हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली अच्छी है या सैनिक शासन अच्छा है या सर्वाधिकार अच्छा है या फिर तानाशाही अच्छी है। ये भी हमें उनका अध्ययन करके पता चलता है। तीसरी बात हमें यह पता चलती है कि
कौन सी व्यवस्था कितने समय तक कारगर साबित है और कहां कहां कैसे कैसे इतिहास में उसमें परिवर्तन हुए हैं। यानी कि आज से 200 साल पहले लोकतंत्र का क्या चरित्र था, आज लोकतंत्र का क्या चरित्र है, पहले कितने लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, आज कितने लोगों को वोट डालने का अधिकार है। तो जब हम राजनीतिक शासन के वर्गीकरण को करते हैं, हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक शासन किस देश में लागू है, तो उसके पीछे हमारे 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई सपोज डेट कहीं पर लोकतंत्र है तो हम ये देखना चाहेंगे कि लोकतंत्र में सरकार और राजनीति किस प्रकार से है, यानी कि सरकार और राजनीति को समझने के लिए पहले तो हम वर्गीकरण करते हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि सबसे अच्छी शासन प्रणाली कौन सी है ताकि उसे फॉलो कर सकें हम। तीसरी बात ये देखते हैं कि क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं और क्या चीज़ें अपडेट की जा सकती हैं। तो राजनीतिक शासन के वर्गीकरण का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम सरकार और राजनीति को बेहतर तरीके से समझ सकें, और इसके लिए उसे हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले शासन प्रणाली का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है लोकतांत्रिक शासन। हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक शासन का क्या इतिहास रहा है और किस प्रकार से इसका रूप लगातार परिवर्तित होता रहा है। तो जब आप लोकतंत्र की बात करोगे तो आप सबको लोकतंत्र की परिभाषा पता होगी कि लोकतंत्र का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी, जनता में से जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार। जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं शासन में उतना ही ज़्यादा वो देश डेमोक्रेटिक होगा। लेकिन बात ये आती है कि डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी शब्द बहुत पुराना शब्द है जिसकी उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ है, जो ग्रीक वर्ड है वो है एक डेमोस और एक क्रेटिया। डेमोस का मतलब है जनता और क्रेटिया का मतलब है शासन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जनता का शासन। तो डेमोक्रेसी शब्द की बात करें तो डेमोक्रेसी शब्द कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना शब्द है, लगभग 2500 साल पुराना शब्द है। 1992 में 2500 साल जब इसके पूरे हुए थे तो बड़े पैमाने पर इसके लिए उत्सव भी मनाए गए थे। तो लोकतंत्र कोई नया शब्द नहीं है, ये 2 ग्रीक वर्डों के मेल से बना है, जिसमें से एक वर्ड है डेमोस और एक है क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शासन। तो जनता का शासन। डेमोक्रेटिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक में हुआ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका प्रयोग ग्रीक के नगर राज्यों के शासन के लिए किया गया, यानी कि जो यूनान में जो नगर राज्य पद्धति थी, जो वहाँ पर शासन चलाया जाता था, तो ये माना गया कि यहाँ पर डेमोक्रेटिया नाम का शासन चलता है। इसका प्रयोग उस समय प्रचलित व्यवस्थाओं में जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के लिए किया गया। जो लोकतंत्र के समर्थक थे वो इस पर विवाद लगातार चलता रहा कि एक आदर्श लोकतांत्रिक प्रणाली क्या हो। विवाद का एक और मुद्दा था कि जनता से क्या अर्थ लिया जाए। तो देखो, जैसे आज के टाइम पे सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है कि भारत में 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति वोट डालने का अधिकार है, बशर्ते वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि तमाम वे लोग जो भारत की सीमाओं में रह रहे हैं और भारत के नागरिक हैं, तो उन्हें भारत के अंदर वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर हम विश्व के स्तर पर लोकतंत्र के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ऐसा हर जगह नहीं था। यहाँ पर डेमोस का अर्थ सीमित था, यानी कि जनता का अर्थ सीमित था, केवल कुछ ही लोगों को वोट डालने के अधिकार मिले थे। 10% लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, दासों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, अशिक्षित लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, केवल 10% लोगों को वोट डालने का अधिकार था। तो इससे पता चलता है कि जब लोकतंत्र की यात्रा शुरू हुई तो उस समय जो जनता का शासन शब्द था उसमें जनता का अर्थ बड़ा सीमित था, जनता में बहुत ही कुछ ही लोगों को शामिल किया गया था। अगर हम बात करें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, तो देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले। तो जर्मनी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1919 में मिला, ब्रिटेन में 1928 में मिला, यूएसए में 1920 में मिला, फ्रांस में 1946 में मिला, और जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में तो भारत में मिला। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी है। लेकिन जो ये अधिकार है ये पहले हर जगह नहीं था, पहले एक सीमित मात्रा में अधिकार मिला हुआ था। तो डेमोक्रेसी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमोस और एक क्रेटिया। डेमोस का मतलब है जनता, क्रेटिया का मतलब है शासन। लेकिन जनता शब्द का अर्थ जो है वो समय के साथ बदला है। शुरुआत में जनता में सिर्फ उसी लोगों को शामिल किया गया, वोट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया गया जो पढ़े लिखे थे और जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, जबकि गरीब, दास और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन समय के साथ ये धारणा बदलती गई और जनता का अर्थ विस्तृत होता गया और जनता में बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे करके शामिल कर लिया गया। और फिर आगे चलकर जनता का अर्थ हो गया कि हर एक जो वयस्क व्यक्ति है उसे वोट डालने का अधिकार मिलना ही चाहिए। तो जनता में किसको शामिल किया जाए, ये समय से परिवर्तित होती हुई धारणा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो मैंने आपको समझा दी है कि जनता में किसको शामिल किया जाए। इसकी धारणा समय के साथ परिवर्तित हुई है कि जनता का शासन का मतलब क्या है, ये भी समय के साथ चीज़ें बदली हैं।
समय के साथ साथ राजनीतिक संस्थाओं और प्रणालियों का विकास भी हुआ है। राजनीतिक जीवन संबंधी विचारों में भी परिवर्तन आया है। अगर हम प्राचीन ग्रीस में, रोमन साम्राज्य में, इटली के गणराज्यों में देखें तो समय के साथ साथ चीज़ों में परिवर्तन हुआ है और लोकतंत्र में भी परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति है वो बड़े पैमाने पर लोकतंत्र में आई, यानी कि लोकतंत्र शब्द जो है वो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे इन शब्दों से जुड़ा हुआ है। ये लोकतंत्र की फैमिली है। अगर हम कहते हैं कहीं पर डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि 100% वहाँ के लोगों को लिबर्टी मिली हुई है, 100% वहाँ के लोगों में इक्वेलिटी है, 100% वहाँ के लोगों में ब्रदरहुड है। और आप सभी को पता है लिबर्टी, इक्वेलिटी और ब्रदरहुड यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे जो शब्द हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लोकतांत्रिक शासन के विकास पर एक टिप्पणी कीजिए तो आप बताओगे सबसे पहले लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी, इंग्लिश के डेमोक्रेसी शब्द का पर्याय है। और जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमोस और एक क्रेटिया। डेमोस का मतलब है जनता और क्रेटिया का मतलब है शासन। लेकिन यहाँ पे जो जनता शब्द है वो समय के साथ परिवर्तित हुआ है। पहले जनता में सिर्फ संपन्न लोगों को ही शामिल किया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिल गया है। समय के साथ साथ लोकतंत्र की जो परिभाषाएं हैं उसमें बदलाव हुआ है, लोकतंत्र के चरित्र में बदलाव हुआ है, क्योंकि समय के साथ लोग डेवलप्ड होते चले गए हैं। आज जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। आज हम लोगों के निर्णय लेने की बात करते हैं तो वो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में हर देश की जो प्रणालियां हैं वो अलग अलग तरीके से इसमें परिवर्तित होती रही हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं यहाँ पर कैसा शासन रहा है, लोकतांत्रिक का कैसा स्वरूप रहा है। तो विकसित देशों में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा रहा है आगे बताया जाएगा। अल्प विकसित देशों में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा रहा है। तो देखो, जब आप डेवलप्ड कंट्रियों की बात करते हो तो आपके सामने कुछ बड़े बड़े नाम आते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज के हैं, या फिर यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया। ये कुछ डेवलप्ड कंट्रियां हैं। तो विकसित राज्यों की लोकतंत्र प्रणालियों के बारे में रॉबर्ट डल ने बताया है। तो रॉबर्ट डल ने अपनी एक किताब लिखी है, पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, यानी कि बहुलतांत्रिक पद्धति का नाम इन्होंने यहाँ पर दिया है। पॉलीआर्की की बात करें तो पॉलीआर्की वो सिस्टम होता है या बहुतांत्रिक पद्धति वो होती है जिसमें बहुत सारे लोग राजनीतिक शासन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो पॉलीआर्की शब्द को उदार लोकतंत्र की अपेक्षा अधिक पसंद किया गया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ही लोग मिलकर शासन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शासन करने का मौका मिल रहा है। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मोस्टली जो है वो बहुलतांत्रिक पद्धति को ही अपनाया गया है। इस लोकतांत्रिक पद्धति की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बने हुए चीज़ें। इन लोकतांत्रिक शासनों में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और जो प्रक्रियाएं हैं इसमें सभी लोगों की जो प्रतिनिधित्व है वो शामिल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला होता है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। निश्चित समय के लिए चुने गए नागरिकों को सार्वजनिक पदों की प्राप्ति मिलती है और प्रतियोगिता में समान भाग लेने के अवसर मिलते हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो लीडर्स हैं इन सबको जनता का समर्थन मिलता है। सरकार का निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है और निष्पक्ष चुनाव के आधार पर होता है। यानी कि जब भी आप विकसित देशों के लोकतंत्र की बात करोगे तो आपके सामने एक नाम आएगा, रॉबर्ट डल। रॉबर्ट डल ने एक किताब लिखी है, पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, जिसमें उन्होंने बहुलतांत्रिक पद्धति का वर्णन किया है। बहुलतांत्रिक शब्द की अगर हम बात करें तो बहुलतांत्रिक शब्द का अर्थ बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ही उच्च स्तर के लोकतंत्र की बात की जा रही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी की बात की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अगर भागीदारी हो रही है तो इसका मतलब है जनता की स्वतंत्रता का स्तर भी उच्च है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करेंगे, यूएस की बात करेंगे, तो यहाँ के लोगों की स्वतंत्रता का स्तर काफ़ी उच्च है। यहाँ पे लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है, सरकार का निर्माण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आधार पर हो रहा है। लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें आप अपोजिशन पार्टी को भी सहन करोगे, यानी कि लोकतंत्र में विपक्ष को सहन करने का उच्च आदर्श अपनाया जाता है। विपक्ष का काम यह होता है कि वो सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाता है। इस दिशा में सरकारी तंत्र से वो सूचना प्राप्त करता है और इस सब चीज़ों में ये सहायक सिद्ध होती है। और विपक्ष लोगों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा कर रहा है। तो अगर आप विकसित देशों में बात करोगे तो जो अपोजिशन है, देखो अपोजिशन का काम ये होता है कि वो सरकार के अच्छे कामों को सही कहे और गलत कामों को गलत कहे। लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र थोड़ा सा दूषित हो गया। हमारे देश में हर अपोजिशन हर काम को गलत कहता है। जब तक अपोजिशन सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन अपने सही से काम कर रहा है। तो विकसित देशों की लोकतांत्रिक प्रणाली की विशेषता यह है कि यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं, बहुलतांत्रिक विधि को अपनाया गया है, पॉलिटिकल पार्टियां और उसके जो नेता हैं जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है,
विपक्ष को सहन करने का आदर्श पाया जाता है और विपक्ष भी अच्छे से अपना काम करता है। समाज में विभिन्नताओं को जो है वो ध्यान रखा जाता है और राजनीतिक मतभेदों को कम करने का प्रयास किया जाता है। एक अच्छा राजनीतिक आदर्श जीवन बिताने की बात की जाती है। आधुनिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें बहुत सारे संगठन काम करते हैं और इन संगठनों को सरकार स्वीकारती भी है। ये संगठन कई बार सरकार के साथ संबंधित भी होते हैं और कई बार सरकार से स्वतंत्र भी होते हैं। विकसित देशों के लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर व्यक्तियों की विचारधाराओं को राजनीति से जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, प्रतियोगिता हमेशा बनी रहती है। लोकतंत्र की संस्कृति और विचारों की प्रेरणा को भी बढ़ावा मिला होता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। लेकिन विकसित देशों के सभी देशों की अगर हम बात करें तो एक जैसा शासन नहीं है। कहीं पर क्या है, सेंट्रलाइजेशन है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है। कहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि राज्यों को ज़्यादा पावर दी गई है। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर राज्यों को ज़्यादा पावर दी गई है। यहाँ पर बहुमत आधारित प्रणाली है। यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पाया जा रहा है। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, कनाडा की बात करें, इजराइल की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ही उच्च स्तर की लोकतांत्रिक प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ पर एक मेजोरिटी पार्टी वाली सरकार बनती है। सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, इन सब में शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी कि सरकारी काम अलग होंगे और न्यायपालिका अलग रूप से काम करेगी। न्यायपालिका पूरी रूप से स्वतंत्र होगी, वो सरकार की मनमानियों पर भी अंकुश लगा सकती है। अमेरिका की शासन प्रणाली की बात करें तो वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा अलग तरीके से है। राज्यों को अलग पावर दी गई है और केंद्र सरकार को अलग पावर दी गई है, जिसकी चर्चा अगले चैप्टरों में की भी जाएगी। बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पर धर्म के आधार पर, विचारों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, संस्कृति के आधार पर बहुत सारी विविधताएं हैं। लेकिन इन विविधताओं में भी सहमति है और इन सहमति के आधार पर ही यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है। तो अगर विकसित देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करने के लिए आई तो आप सबसे पहले विकसित देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं बताओगे कि सरकार का निर्माण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से हो रहा है, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला है, विपक्ष को सहन करने का उच्च स्तरीय आदर्श पाया जाता है, समाज की विविधताओं को स्वीकार किया गया है। इतना ही नहीं, इसमें संगठनों को भी स्वीकार किया गया है। इसके अलावा बाजार व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया गया है, व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन सभी देशों की राजनीतिक शासन प्रणाली एक जैसी नहीं है, थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर है। कहीं पर एक दलीय शासन प्रणाली है, कहीं पर द्विदलीय शासन प्रणाली है। फिर कुछ देशों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन बनता है बहुलवादी लोकतांत्रिक शासन की क्या विशेषताएं हैं। तो ये जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है ये सारा आप इसमें लिखोगे। अब हम बात करते हैं विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन किस प्रकार का है। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि 1945 के बाद विश्व में बहुत सारे देश आज़ाद हुए, जिनमें से भारत भी एक था। तो ऐसे में एशिया के देश, अफ्रीका के देश बड़े पैमाने पर आज़ाद हुए। औपनिवेशिक शासन से उन्हें मुक्ति मिली। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद उन्हें ये आशा हुई कि वो अच्छे तरीके से अपने देश को चलाएंगे और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देंगे, यानी कि लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे और अपने देश को महान बना पाएंगे। लेकिन इन देशों के सामने बहुत सारी समस्याएं भी थी। सबसे पहली बात थी कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे यहाँ पर, लिटरेसी रेट बहुत कम था, यानी कि साक्षरता का अभाव था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ था, यानी कि औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। लोकतंत्र का अनुभव भी नहीं था इन देशों के पास। तो क्योंकि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए क्या है, एजुकेशन का लेवल अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा आर्थिक स्तर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब तक जनता पढ़ी लिखी नहीं होगी तो लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ समझ पाएगी। सरकार जब मर्जी तब अपने झूठे झूठे वायदों से उसे अपने में फंसा लेगी। तो सरकार की बातों को समझने के लिए, देश को कैसे चलाया जा रहा है उसे समझने के लिए कम से कम एजुकेशन का लेवल तो अच्छा ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों का आर्थिक विकास का स्तर अच्छा नहीं होगा तो उनके वोटों को खरीदा भी जा सकता है। तो ये जो एशिया के देश थे, अफ्रीका के देश थे, इन्होंने सोचा तो था कि हम डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ेंगे, लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाएंगे। लेकिन इनके सामने समस्या थी, साक्षरता का अभाव था, औद्योगिक विकास धीमा था, लोकतांत्रिक अनुभव था नहीं। तो इन्होंने लोकतंत्र को जिन्होंने अपनाया भी तो धीरे धीरे करके उनका लोकतंत्र खत्म हो गया। कुछ लोगों ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और अधिनायकवादी शासन तंत्र शुरू हो गया। अधिनायकवादी शासन तंत्र की बात करूं तो अधिनायकवादी शासन तंत्र वो शासन होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति अपनी लीडरशिप की क्षमता का उपयोग करके पूरे के पूरे सिस्टम पर कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद अपनी मनमानी करता है। या कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण स्थितियों में लोगों को यह दिखाता है कि भाई तुम्हारा सबसे अच्छा काम मैं ही कर सकता हूं, और धीरे धीरे करके जब उसकी पावर आ जाती है तो सारी मनमानी करता है, जनता पर अपनी इच्छाओं को थोपता है। अधिनायकवाद के बारे में हम आगे चैप्टर में और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। तो विकासशील देशों की बात करें तो शुरुआत में इन्होंने सोचा कि हम लोकतांत्रिक आदर्शों को अपनाएंगे, लेकिन इनके सामने जो समस्या रही, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, लोकतंत्र के अनुभव का न होना, इसी वजह से शुरुआत में तो लोकतंत्र यहाँ पर आया,
लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो गया, अधिनायकवादी शासन आ गया। कुछ देशों में लोकतंत्र का दिखावा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी हो। हालांकि भारत इसका एक एक्सेप्शनल केस है। भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, भले वो एक विकासशील देश है, यहाँ पर ये बात लिखी है। विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासन की सफलता के मार्ग में बहुत सारी समस्याएं हैं, और वो समस्याएं ये हैं कि जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, वहाँ पर साक्षरता का अभाव है। मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, ये लिखा है कि विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासन की सफलता में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। जनता की भाषा बहुत सारी हैं, भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, धार्मिक विविधताएं हैं, जातीय विविधताएं हैं। ऐसे में जब किसी एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनती है तो बाकियों को लगता है कि वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है। इसी वजह से वहाँ के लोग क्या करते हैं, फिर सरकार में खींचातानी करते हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, परिणामतः सरकार गिर जाती है। ऐसे में किसी एक तानाशाही सरकार की जरूरत होती है जो सभी लोगों को एक साथ बांध कर रख सके। इस वजह से भी इन देशों में लोकतंत्र नहीं स्थापित हो पाया है। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में शुरुआत में डेमोक्रेसी की बात की गई, लेकिन आगे चलकर सैनिक शासन वहाँ पर आ गया। लतीनी अमेरिका के देशों में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि शुरुआत में उन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करी, लेकिन विविधताओं को नहीं सहन कर पाए वो, जिसकी वजह से वहाँ पर भी सैनिक शासन आ गया। विकासशील देशों के लोकतांत्रिक शासन की एक समस्या यह है कि वहाँ पर जो है डेवलपमेंट इतना नहीं है, अल्प विकास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े देशों पर निर्भर रहते हैं। और फिर ऐसे में जो निर्भरता के सिद्धांतों का समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये जब ये बड़े बड़े देशों पर निर्भर होते हैं तो शासन भी उनके हिसाब से चलाते हैं। जैसे आप साउथ कोरिया में देख लो, ताइवान में देख लो, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में देख लो। इन सभी देशों ने सोचा कि हम डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ें, लेकिन ये इतने पिछड़े हुए थे, इनका विकास इतना नीचे था। हालांकि आज सिंगापुर थोड़ा सा आगे है, ताइवान भी थोड़ा सा आगे है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेमोक्रेसी उस हिसाब से नहीं आ पाई जिस हिसाब से यहाँ पर आनी चाहिए थी। इसके अलावा एशिया के देशों की बात करें तो यहाँ पर भी मिलीजुली प्रणाली श्रीलंका में अलग है, भारत में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, भूटान में आज भी जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, नेपाल में भी आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं। चीन और उत्तर कोरिया की बात करोगे तो यहाँ पर जनवादी लोकतंत्र है, किसी एक व्यक्ति का ही दबदबा है यहाँ पर। इसीलिए हंटिंगटन ने एक किताब लिखी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें उन्होंने बताया है कि उत्तर अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में धर्म का भी दबदबा है, और खास तौर पर इस्लामिक धर्म का दबदबा यहाँ पर ज़्यादा है। तो ऐसे में जब हम धर्म की बात करते हैं, जब धर्म राजनीति में शामिल हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं अधिनायकवादी रूप ले लेता है, क्योंकि उसका उद्देश्य जनता के आर्थिक विकास नहीं होता है, जनता के राजनीतिक विकास नहीं होता है, जनता का सांस्कृतिक विकास नहीं होता है। धर्मवादी शासन हमेशा सिर्फ धर्म के विकास की बात करेगा। ईरान की बात करो, सूडान की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, तो यहाँ पर इसी प्रकार का विकास रहा है, इस्लाम के आधार पर ही सरकारें बनी हैं। अफगानिस्तान का भी नया एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो अगर आपसे वो पूछे विकासशील देशों और विकसित देशों की लोकतांत्रिक प्रणालियों में अंतर क्या है, तो आप बताओगे विकसित देशों की लोकतांत्रिक प्रणालियाँ कहीं ज़्यादा विकसित हैं, वहाँ पर जनता की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, वोटिंग के अधिकार की बात की गई है। लेकिन अल्पविकसित देशों की अगर हम बात करें तो उनके सामने समस्या रही है, उन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात तो की है, लेकिन लोकतंत्र का वो आदर्श रूप विकसित नहीं कर पाए हैं। कहीं पर लोकतंत्र शुरुआत में पैर जमा पाया, लेकिन आगे चलकर अधिनायक शासन में बदल गया, तो कहीं पर सैनिक शासन आ गया, कहीं पर लोकतंत्र है तो केवल दिखावे मात्र के लिए है। इसके अलावा पाकिस्तान, मलेशिया जैसे देशों में बात करें तो वहाँ पर इस्लामिक शासन है जो कि डेमोक्रेटिक शासन के मध्य में छुपा हुआ है, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक रूप में नहीं है। तो जहाँ पर भी धर्म का शासन आएगा वहाँ पर लोकतंत्र कभी हो ही नहीं सकता। तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। आगे इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो ये है कि अधिनायकवादी शासन की प्रकृति कैसे होती है, यानी कि जो अधिनायकवादी शासन होता है वो कैसा होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जब आप अधिनायकवादी शासन की बात करोगे तो मैंने आपको बताया था अधिनायक तंत्र या अधिनायकवाद का जो प्रयोग है वो हम जब करते हैं जब कोई एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर लीडरशिप की अजीब अलग ही बिल्कुल प्रतिभा होती है, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है और सेना का समर्थन हासिल कर वो सत्ता पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद अपनी मनमानी करता है। तो अधिनायकवादी शासन की बात करें तो अधिनायकवादी शासन खुद ये तय करता है कि व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि अधिनायकवादी शासन की सबसे पहली विशेषता ये खुद तय करते हैं कि व्यक्ति के हित में क्या है। इन्हें जनता से लेना देना नहीं है, जनता नहीं बताएगी हमारे लाभ की क्या है और हानि क्या है। इन्हें जो अच्छा लगेगा उसी में जनता का लाभ है।
नागरिकों की इच्छाओं की इन्हें चिंता नहीं होती। ये नागरिकों की इच्छाओं के बिना चिंता किए शासन करते हैं और उन पर अपनी इच्छाओं को थोपते हैं। याद नहीं कि अधिनायकवादी शासन स्वयं तय करता है कि व्यक्ति का लाभ किसमें है, व्यक्ति का हित किसमें है। उन्हें नागरिकों की इच्छाओं की कोई चिंता नहीं है, वो खुद अपनी इच्छा उन पर थोपेंगे। ये एक ऐसी सरकार है जो जनता से अपेक्षा करती है कि जनता हमेशा उसकी आज्ञा मानती रहे। वो चाहती है सब लोग उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते रहें और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए बल का प्रयोग भी करेंगे। यानी कि देखा जाए तो ये लोकतंत्र के बिल्कुल अपोजिट में है, लोकतंत्र के बिल्कुल विरोध में है। तो अधिनायकवादी शासन की पहली व्यवस्था यह है, इसमें खुद वो तय करेंगे कि व्यक्ति का हित क्या है। उन्हें जनता की इच्छाओं की कोई चिंता नहीं है, जनता पर वो अपनी आज्ञा थोपेंगे, चाहे इसके लिए उनको बल का प्रयोग करना पड़े। जब शक्ति का पालन स्वेच्छा से किया जाता है तो स्वेच्छा से उसका आदर भी किया जाता है। अधिकांश जनता इसे मान्यता देती है और तभी सत्ता वैध होती है। यानी कि एक लीगल सत्ता आप किसे कहोगे? एक लीगल सत्ता वो होगी जिसमें जनता अपनी इच्छा से सत्ता देगी, अपनी इच्छा से आपको पावर देगी। देखो, जब जनता अपनी इच्छा से आपको पावर देगी तभी वो अपनी इच्छा से आपका आदर भी करेगी। आप जबरदस्ती किसी से अपना सम्मान नहीं करवा सकते। तो जब जनता सरकार को मान्यता देती है तभी सत्ता वैध होती है, लीगल होती है। सत्ता वास्तव में स्वेच्छा से स्वीकृत शक्ति है, यानी कि हम जनता खुद फॉलो कर रही है कि यार ये बंदा हमारी गवर्नमेंट है और हमें इसे मानना है। जब हम इन सब की बात करते हैं तो यही लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र में जनता की इच्छा की बात की जाती है, अधिनायकवाद में जनता की इच्छा की बात नहीं की जाती है। तो अगर हम बात करें अधिनायकवादी शासन प्रणाली की तो इसमें एक वर्ड और आता है, सर्वाधिकारवादी। तो देखो, अधिनायकवादी अलग है और सर्वाधिकारवादी अलग है। सर्वाधिकारवादी जो होते हैं ये कहते हैं कि जनता पर पूरी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए, जनता को ये एक ही सांचे में ढालने की बात करते हैं। ये जनता को बंधा बंधाया जीवन बिताने के लिए मजबूर कर देते हैं। सर्वाधिकार वाले राज्य की सारी शक्तियां एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और लोगों पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि जब आप सर्वाधिकारी व्यवस्था की बात करते हो तो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में आधुनिक तानाशाही के तत्व होते हैं। इसमें सरकार की सारी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के पास सारी पावर होती है। वो राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और बौद्धिक जीवन सभी में सैनिक सूत्रों में बांट देता है और लोगों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न करता है। इस शब्द का प्रयोग दो विश्व युद्धों के बीच में हुआ, जब इटली में फांसीवादी सरकार बनी, जर्मनी में हिटलर की नाजीवादी सरकार बनी और सोवियत संघ में जब स्टालिन की सरकार बनी। तो इन लोगों ने जो शासन चलाया ये सर्वाधिकार वाला था, जिसमें बड़े पैमाने पर इन्होंने लोगों के ऊपर अपनी इच्छाएं थोपी। जिन्होंने नहीं माना उन्हें मार दिया गया। बड़े पैमाने पर हिटलर ने यहूदियों का जनसंहार करवाया था। इटली में मुसोलिनी ने यही घटना करी थी और सोवियत संघ में स्टालिन ने यही घटना करी थी। तो जब आप सर्वाधिकारवाद की बात करते हो तो ये बहुत क्रूरतापूर्वक शासन है। एक तरफा तानाशाही चला दी जाती है, जो विरोधी होता है उसे मार दिया जाता है। अधिनायकवादी की बात करें तो जनता पर इच्छा तो थोपी जाती है लेकिन मारा नहीं जाता। सारांश कुल मिलाकर ये निकलता है कि सर्वाधिकार शासन में अधिनायकवादी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अधिनायकवाद में सर्वाधिकारवाद हो। अधिनायकवादी शासन की विशेषताएं क्या हैं? पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। अधिनायकवादी व्यवस्था में सार्वजनिक विचार विमर्श और मतदान ये सब जो होते हैं, ये सत्ता में जो व्यक्ति होते हैं उसे दबा देते हैं। यानी कि जो लोग पावर में होते हैं वो लोगों के विचारों को, मतदान को दबा सकते हैं। अधिनायकवादी प्रणाली में शक्ति का प्रयोग आसानी से किया जाता है। उसमें संवैधानिक मर्यादाओं को बिल्कुल भी नहीं माना जाता है कि संविधान में क्या लिखा है, संविधान क्या कह रहा है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अधिनायकवादी शासन जो है वो किसी किताबों में बंधकर नहीं है। इस व्यवस्था में जो लोग सत्ता में होते हैं वो ये दावा नहीं करते हैं कि उनके शक्ति के पीछे जनता की स्वीकृति है या नहीं है। उनके पास तो पावर के ना सिर्फ और सिर्फ गुण होते हैं। जनता उन्हें मान रही है या नहीं मान रही है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये बल पर आधारित व्यवस्था है। इसमें किसी नेता को सत्ता से हटाना कोई सरल कार्य नहीं होता। इसके लिए क्रांतियां होती हैं, बड़े पैमाने पर लड़ाई झगड़े होते हैं। अधिनायकवादी देश अन्य देशों के साथ अपने संबंधों में भी बल के प्रयोग का सहारा लेते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति में ये कभी भी सहायक नहीं हो सकते। अधिनायकवादी जो व्यवस्था है ये राजनीतिक पहल पर आधारित नहीं होती, यहाँ पर अराजनीति होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां एक और स्वतंत्रता पर बल दे रही है, तो अधिनायकवादी राजनीतिक समूहों की स्वतंत्रता पर बल नहीं दे रहे हैं। इस व्यवस्था में शासक समूह जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जबकि लोकतंत्र में शासक समूह जनता के प्रति जिम्मेदारी लेते हैं। तो चाहे जनता इनकी इच्छा का पालन करे ना करे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट बने हुए हैं अधिनायकवादी शासन की विशेषताओं के बारे में, आप लिख देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अधिनायकवादी शासन की बात करें तो लतीनी अमेरिका के देशों में, मध्य पूर्वी अफ्रीका के देशों में, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में बड़े पैमाने पर स्थापित हुई है। स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस जैसे देशों में बड़े पैमाने पर यह व्यवस्था पाई जाती है।
इस व्यवस्था में सैनिक बल का भी सहारा लिया जाता है। जब हम सैनिक शासन की बात करते हैं तो इसके बारे में अगले चैप्टर में बहुत डीपली बताएगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही पैराग्राफ है। सैनिक शासन की बात करें तो तीनों सेनाओं के जो मुखिया होते हैं उनका दबदबा होता है। आपको पता है 3 प्रकार की सेना होती है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो तीनों सेनाओं के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनका दबदबा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1978-83 में अर्जेंटीना में सैनिक शासन की व्यवस्था रही। वर्तमान में म्यांमार में सैनिक शासन की व्यवस्था है। पाकिस्तान में भी कई बार सैनिक शासन की व्यवस्था रही है। इसी प्रकार से यूनान में अगर हम बात करें, चिले में बात करें, नाइजीरिया में बात करें, घाना में बात करें, लाइबेरिया में बात करें, तो बड़े पैमाने पर सैनिक शासन रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है और वहाँ के सैनिक शासकों के नाम भी रखे गए हैं। ठीक है भाई, तो सैनिक शासन के बारे में अगले चैप्टर में और अच्छे से बताएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही पैराग्राफ है। अधिनायकवादी और सर्वाधिकारवादी शासन में क्या अंतर है, अधिनायकवादी शासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तमाम क्वेश्चन के आंसर देने में आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश दिया है जो भी आपने पूरे चैप्टर में अब तक पढ़ा है। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि सरकार उस व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें एक संतुलित शासन स्थापित किया जाता है। इसका महत्व इस बात पर होता है कि जितने भी डिसीजन हैं सरकार उसे लागू करेगी, लेकिन जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो वो इससे कई बड़े क्षेत्र में है। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली है। तो सारांश में कुल मिलाकर हमें ये बताया गया कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। आशा है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समर्थन अपना जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।